राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को विजयवाड़ा में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी सरकार के खिलाफ कई शिकायतें उठाई। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंसेज की तरफ से नीट पीजी एग्जाम को पुनः निर्धारित किया गया है। यह परीक्षा अब 7 जुलाई 2024 को होगी। राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह ने करणपुर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रुपिंदर सिंह कुन्नूर से हारने के एक दिन बाद मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार होने के बावजूद सिंह को राजस्थान मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले का अंतिम परिणाम 10 जनवरी को घोषित किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की, लेकिन इस दौरे पर उद्धव ठाकरे ने आपत्ति जताई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि उन्हें अधिक संख्या में IITN को राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी में शामिल होते देख खुशी होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर किए गए कार्यों की लागत की मांग करने वाली एक RTI की प्रति साझा करते हुए आम आदमी पार्टी संयोजक पर दिल्ली के विकास की कीमत पर व्यक्तिगत विकास करने का आरोप लगाया। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। नए साल में रामनगरी की पहली यात्रा पर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला एवं हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किए। हाईकोर्ट ने गंभीर रोगियों के इलाज के लिए चिकित्सा के बुनियादी ढांचे की कमी पर चिंता जताई है। अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि बुनियादी ढांचा मांग के अनुरूप क्यों नहीं है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने सरकार को यह बताने को कहा है कि पिछले 5 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ाने पर कितनी राशि खर्च की गई है। सोमवार सुबह कोहरा और ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। यह इस साल जनवरी माह में सुबह का सबसे कम तापमान है। इससे पहले दिसंबर माह में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे तक गया था। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में हनुमान जी की 51 फीट ऊंची मूर्ति का आधिकारिक तौर पर 22 जनवरी को अनावरण किया जाएगा। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से नए अनुभव, नए ज्ञान का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि विधायक के रूप में आप सभी की जिम्मेदारी है कि जनता की अपेक्षाओं के साथ साथ किस प्रकार से हम प्रदेश के सर्वांगीण विकास की योजना तैयार करें ताकि राज्य का विकास सुनिश्चित हो। इसके साथ ही बिरला ने कहा कि MP की विधानसभा में सदन की महिमा आपसे ही बढ़ेगी। जो चुनकर आए हैं पहले भी और जो कई बार विधायक रह चुके हैं, उन सबको आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमें नए अनुभव, नए ज्ञान का लाभ मिलेगा। अनुभव, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको जब मिले, जिस समय मिले, प्राप्त करते रहना चाहिए। और विशेष रूप से लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाओं में परिदृश्य परिवर्तन होता रहता है। राजनीतिक परिदृश्य चेंज होता है, सामाजिक परिदृश्य चेंज होता है, आर्थिक परिदृश्य भी चेंज होता है। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जितना अनुभव जनता से प्राप्त करें, उनसे सीख से प्राप्त करें, उस अनुभव और ज्ञान का लाभ विधानसभा के माध्यम से राज्य की जनता को मिले। क्योंकि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। इस मध्य प्रदेश की धरती से जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, भारत के संविधान के शिल्पकार हैं, और आज भी ये संविधान हमारा मार्गदर्शन एक जीवंत दस्तावेज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली ये है। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी,
रानी झांसी की रानी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राष्ट्रपति के रूप में स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा जी हो, और जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर इस लोकतांत्रिक को एक दिशा दी, लोकतंत्र को एक दिशा दी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसी धरती से आते हैं। तो ये धरती की एक बड़ी महिमा है और मुझे खुशी है यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने, यहाँ के विधानसभा अध्यक्षों ने का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली परंपराएं रही है, और आप सबको सौभाग्य मिला है कि आप इस गौरवशाली विधानसभा के सदस्य हैं। और गौरवशाली विधानसभा के सदस्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि आप विधायक के रूप में जहां जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं तो पूरी करेंगे सही, लेकिन उसके साथ साथ किस तरीके से हम प्रदेश के सर्वांगीण विकास की योजना बनाएंगे। विधानमंडल हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रमुख संस्था होती है और इस नाते राज्य का लोकतांत्रिक संस्थाओं का सर्वोच्च सदन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राज्य के विकास के लिए और राज्य की जनता की आकांक्षाओं के लिए इस विधानमंडल में चर्चा करें और किस तरीके से चर्चा संवाद के साथ हम प्रदेश के अंदर सामाजिक आर्थिक बदलाव कर सकते हैं। जब हम लोकतंत्र के इतिहास को देखते हैं तो लोकतंत्र हमारे विचारों में, हमारी कार्यशैली में है। लोकतंत्र हमारी आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र ऋग्वेद से लेकर कितने ही समय तक हमने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज में सामाजिक परिवर्तन भी किया, अच्छी परंपराएं डाली और लोकतंत्र के माध्यम से हमने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखा। और इसीलिए लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य और लोकतंत्र हमारे विचारों में, अभिव्यक्ति में, कार्यप्रणाली में। हम आजादी के आंदोलन को भी देखें तो भी हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आजादी का आंदोलन लड़ा। उस समय कोई सोच नहीं सकता था कि आजादी का आंदोलन हम जन आंदोलन के माध्यम से आजादी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जन आंदोलन के आधार पर हमने आजादी प्राप्त की। जब इतिहास और विरासत लिखी जाती है तो इस जन आंदोलन के कारण आजादी का नया इतिहास आया। कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई संघर्ष नहीं किया, कोई कुर्बानियां नहीं दी, बलिदान नहीं दिए, वो देश भी आजाद हुए। लेकिन हमारे जो जन आंदोलन था उस जन आंदोलन से दुनिया ने प्रेरणा ली और आज भी 75 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा में हमने जो कुछ भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन किया इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से किया। चर्चा, संवाद, विचार विमर्श से किया, सहमति असहमति से किया। और इसीलिए हम दुनिया में कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश है। हम लोकतांत्रिक देश, हमारी परंपरा, परपाटी, विचारों में तो है सही, लेकिन दुनिया के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना, ये भी दुनिया के अंदर लोग देखते हैं। मुझे आशा है कि हम जनता के विश्वास और भरोसे को और कायम करेंगे और सरकार जिस तरीके से यहाँ चुनकर आई है, मुझे आशा है यहाँ के मुख्यमंत्री उन्हीं विश्वास भरोसों को और कायम करते हुए बेहतरी के लिए काम करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो राज्य के विकास का एक नया मॉडल बना सकता है और उन सब मॉडल बनाने में सभी विधायकों का सकारात्मक सहयोग हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुँचे, इस यात्रा का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सीएम ने कहा कि ये यात्रा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के हर कोने तक जाएगी। मैं आपके सामने इतना कहना चाहता हूं कि आप इस यात्रा का उद्देश्य सभी समझ गए होंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं आज इस उदयपुर की पावन धरती पर जहाँ भगवान जगदीश जी विराजमान हैं, भगवान सहस्त्र बाहु जी और एकलिंग जी की आप सभी पर कृपा है, मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। ये झीलों का शहर है। निश्चित रूप से यहाँ की सुंदरता पूरे प्रदेश में नहीं पूरी दुनिया में अपनी आभा बिखेरे हुए है। यहाँ का गौरव और शौर्य जब हम नाम लेते हैं महाराणा प्रताप का तो निश्चित रूप से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे सूरवीरों की ये धरती
और यहाँ यही नहीं, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और पर्यटन की दृष्टि से हमारी यह उदयपुर नगरी एक ऐतिहासिक नगरी है। आज गिरवा के उदयपुर में विकसित भारत संकल्प शिविर में पधारे हुए सभी ग्रामवासियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, आम जन तक उसका लाभ भी पहुंचे। और इस अभियान की विशेषता है, जो हमारी योजना है, लगातार जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की मॉनिटरिंग भी हो, उन योजनाओं का जानकारी भी हो कि वो योजना किस तरह से चल रही है। और यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि कोई भी गांव में पात्र व्यक्ति, वंचित व्यक्ति किसी भी प्रकार से इन योजनाओं से रह ना जाए। आज इस शिविरों के माध्यम से हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक मिले और उसकी क्रियान्विति इस शिविर के माध्यम से 100% हो, कोई भी व्यक्ति रह नहीं पाए। ये इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। ये यात्रा प्रदेश के ही नहीं, देश के हर कोने में यात्रा जाएगी और ऐसे जो पात्र व्यक्ति हैं, जिनको किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको इस योजना का लाभ मिले, ऐसी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कल्पना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उदयपुर जिले में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति 6 जनवरी तक की जो प्रगति है वो इस प्रकार है। उदयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा बहुत ही उत्साह के साथ निकली है, बहुत ही मन के साथ जनता ने इसमें हिस्सा लिया है। अभी तक 279 शिविरों में करीब 3,73,000 लोगों ने इस उदयपुर के अंदर हिस्सा लिया है। करीब 1.5 लाख लोगों को स्वास्थ्य कैंप में जांच का फायदा मिला है। करीब 1,10,000 लोगों की टीबी की जांच इस कैंप के माध्यम से हुई है। करीब 7,000 आयुष्मान कार्ड बनने का काम इस कैंप के माध्यम से हुए हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 6,000 से अधिक लोगों को जोड़ा गया है। उज्ज्वला योजना में 5,000 से अधिक लाभार्थी इसमें जोड़े गए हैं। करीब 18,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया है। मेरा भारत स्वयंसेवक में करीब 11,000 पंजीकरण हुए हैं। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति, प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कई मामले देश में प्रथम स्थान पर रहे हैं। अब तक प्रदेश में 7,402 स्थानों को यात्रा के तहत कवर किया जा चुका है। हमने शिविरों में 3,51,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं, जो देश में हमारा राजस्थान पहले नंबर पर है। इसके माध्यम से हमने पीएम उज्ज्वला योजना पंजीकरण में हम देश में पहले स्थान पर हैं। इन शिविरों के माध्यम से लगाए जा रहे स्वास्थ्य कैंप में बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य कैंप में करीब 28,62,000 लोगों को टीबी जांच की गई है। इस मामले में देश में हम पहले नंबर पर हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इन कैंप में अब तक करीब 47,40,000 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। इस मामले में भी हम देश में पहले नंबर है। मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी की गारंटी है और उसी गारंटी के ऊपर पूरे विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर चलाए जा रहे हैं। आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, आप इसका पूरा लाभ लें, सभी पात्र व्यक्तियों को इसको योजना का लाभ दिलवाने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। आज छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के जमदेई ग्राम में अखिल भारतीय भिंजिया समाज के महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस मौके पर विष्णुदेव साय के साथ रमन सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जिले वासियों को 27 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत के 30 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने विचार साझा किए। आज के इस अवसर में कुल 30 करोड़ के काम का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं, 30 कामों का। तो इसके लिए मैं इस क्षेत्र के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज भिंजिया समाज के महासम्मेलन में है। सबको मालूम है कि ये जो 12 जाति के जो लोग थे, जो वर्षों से आदिवासी की सुविधा से वंचित थे, उनका विकास नहीं हो रहा था और लगातार वो प्रयास कर रहे थे। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। पहले मुख्यमंत्री थे, उनका काफी प्रयास था। हम केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में थे तो बराबर वो दिल्ली जाते थे और दिल्ली में हम लोग प्रयास करते थे। और इस प्रयास में हमारे पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी ये बाद तक दिल्ली आते जाते रहे, प्रयास करते रहे और इसका परिणाम हुआ कि भारत की संसद में ये पास हुआ और आज 12 जाति के लाखों लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल हुए हैं, आज विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि डॉक्टर साहब ने जब अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हुए थे तब भी ये व्यवस्था दिए थे कि जब तक अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हो जाते हैं तब तक कम से कम शिक्षा में समाज के बच्चों को लाभ मिले। उनको अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है उसमें शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन मिले, छात्रावास में एडमिशन मिले, स्कॉलरशिप मिले, इसकी व्यवस्था आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। और इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने 12 जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया। मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजाएं। मैं सरगुजा संभाग वालों को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में पूरे सरगुजा संभाग से 14 में से 14 विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने परिश्रम करके दिलवाए। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज महत्व भी दिया है हमारे सरगुजा संभाग को। मुख्यमंत्री सरगुजा संभाग के और 3 मंत्री सरगुजा संभाग से, इसके लिए भी आप नरेंद्र मोदी जी का तालियों से स्वागत करें। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आए करीब 25-26 दिन हुए हैं, लेकिन 25-26 दिन में ही कई बड़े बड़े काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 18 लाख गरीब लोग, तो उनका आवास स्वीकृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारे मोदी जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से आश्वस्त किए थे। 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि 18 लाख गरीब लोगों का पक्का का मकान प्रधानमंत्री आवास में बनवाएंगे। छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाता में कुल 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बोनस सीधे उनके अकाउंट में चंद सेकंड में ट्रांसफर करने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। और मोदी की गारंटी में जो भी वादा है, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का आदेश हो चुका है और 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी हो भी रही है। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने का भी हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का वादा है। और विवाहित जो माताएं हैं उनके लिए भी महतारी बंधन योजना में वादा है कि उनके अकाउंट में साल में 12,000 रुपया देने का काम करेंगे। और जो भी मोदी की गारंटी में
हमारी पार्टी का कमिटमेंट है छत्तीसगढ़ की जनता से, आने वाले 5 वर्षों में वो सारा मोदी की गारंटी एक एक चीज पूरा होगा। चंडीगढ़ में मिशन रोजगार के अंतर्गत सहकारिता विभाग के 520 नवनियुक्त क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मान ने कहा कि वर्ष 2024 के प्रथम नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होकर बेहद खुशी हो रही है। आज सहकारिता विभाग में 520 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस नीति के साथ यह प्रक्रिया इसी प्रकार जारी रहेगी। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे युवाओं को योग्यता के अनुसार बम्पर सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। ਅੱਜ बहुत ही खुशी ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ खुशी ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 520 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਊਲੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਐਸੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ PSPCL ਦੇ SDOs ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਫੇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ 20-20 ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1000 ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਇਕੱਲੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਜਨਤਾ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੈਨ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਕਲਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬਲਣ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹੂਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲੇ, तरक्कियां दा चानन फैले और सारे खुश मान महसूस करके जिंदगी चाहिए। बहुत बहुत मेहरबानी। दिल्ली के गांव के विकास को गति देने के लिए गोपाल राय ने एक बड़ा ऐलान करते हुए मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जितने गांव हैं उनके विकास के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड की समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें गांव के विकास की स्थिति पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में 250 करोड़ के नए सड़क व नालियों के विकास के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव पेश किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब तक करीब 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को बोर्ड मंजूरी दे चुका है। दिल्ली के अंदर शहरी और ग्रामीण एरिया में जितने गांव हैं उनके विकास के लिए दिल्ली में
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले जो ग्रामीण विकास बोर्ड हुआ करता था उसको ग्राम विकास बोर्ड में तब्दील किया गया। पहले जो ग्रामीण विकास बोर्ड था उसे केवल ग्रामीण क्षेत्र में उन गांवों में विकास करने के एथराइजेशन था जो अर्बनाइज नहीं हुए थे। लेकिन अब जो ग्राम विकास बोर्ड है, विलेज डेवलपमेंट बोर्ड है, वो दिल्ली के सभी शहरीकृत गांव और जो शहरीकृत नहीं है, अर्बनाइज नहीं है, उन सभी गांवों में ये बोर्ड काम करता है। आज नए साल में इस बोर्ड की समीक्षा बैठक आज रखी गई थी, जिसमें गांव के विकास में अब तक क्या स्थिति है उसको लेकर के जो समीक्षा की गई। दिल्ली में अभी तक बोर्ड की इससे पूर्व जो बैठकें हुई हैं उसमें 194 गांवों में जो मैक्सिमम 45 विधानसभा के अंदर आती हैं, जिसमें मेजर्स गांव में, उन 45 विधानसभा क्षेत्रों में 194 गांव के अंदर लगभग 564 परियोजनाओं को बोर्ड ने मंजूरी दी थी, जिसकी लागत लगभग 759 करोड़ रुपए बोर्ड ने पास किए थे। आज की बैठक में लगभग 250 करोड़ के नए सड़क के, नालियों के विकास के प्रस्ताव बोर्ड के सामने माननीय सदस्यों ने सबमिट किए हैं। पुराने जो बजट बोर्ड में पास हो चुके थे और आज जो बोर्ड के सामने प्रस्ताव आए हैं जिसे बोर्ड ने पास किया है, तो लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के अर्बनाइज और रूरल जो विलेज हैं उनके अंदर जो विकास कार्य है उसको बोर्ड ने अभी तक स्वीकृति दे दी है। लेकिन बोर्ड ने आज इस बात को नोटिस किया, सभी सदस्यों ने सामने रखा कि जिन परियोजनाओं का बोर्ड से सैंक्शन मिल चुका है, इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, दो है, इरिगेशन फ्लड और दूसरा एमसीडी। जो अर्बनाइज विलेज है वहां पर ज्यादातर काम एमसीडी के माध्यम से होता है और जो रूरल विलेज है वहां पर इरिगेशन फ्लड के माध्यम से किया जाता है। तो बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में काफी डिले देखा गया है और उसके लिए आज बोर्ड ने इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट्स के इंजीनियर्स को और एमसीडीज के इंजीनियर्स को यह डायरेक्शन दिया है कि टाइम बाउंड तरीके से जिन जिन परियोजनाओं की मंजूरी मिल चुकी है उनके टेंडर, वर्क ऑर्डर और कंस्ट्रक्शन के काम को टाइम लाइन के साथ वो तैयार करें, जिससे कि इस साल उन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। दूसरा, इस पूरे डेवलपमेंट के कार्य को मॉनिटर करने के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड, एमसीडी और इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ एक टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है, जो वीकली बेसिस पे साप्ताहिक इसकी समीक्षा का काम करेंगे कि इस सप्ताह में किन किन कामों का एएनडीएस मिला, किन किन कामों का टेंडर हो गया, किन किन कामों को वर्क ऑर्डर हो गया और किन किन कामों का ग्राउंड पे उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। ये टास्क फोर्स इसको मॉनिटर करेगी, जिससे कि अगले साल में इन सभी कामों को जमीन पे उतारा जा सके। साथ ही साथ इन परियोजनाओं के लिए जो बोर्ड ने पास कर दिए हैं उसको लेकर के कहां कहां पर दिक्कतें आ रही हैं। कई जगह पे बोर्ड ने पास कर दिए लेकिन अलग अलग फाइलों में अलग अलग तरह की दिक्कतें आ रही हैं। हमने कैंप लगाया हुआ है जिसमें सभी विभाग के इंजीनियर्स और सभी विधायक वहां पर जो जो कमियां हैं उसको आज उसमें एमसीडी के, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट के, बोर्ड के और सभी विधायक मिल करके आज ये स्पेशल ड्राइव चल रहा है कैंप के माध्यम से, जिससे कि उनमें जो जो दिक्कतें आ रही हैं कागजों की, अप्रूवल्स की, उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि इस साल जो दिल्ली के जितने भी गांव हैं उनके सड़कों और नालियों का 100% निर्माण के लक्ष्य को पूरा किया जा सके और उसके लिए आज से ये स्पेशल ड्राइव जो है सरकार ने शुरू किया है, जिससे टाइम बाउंड तरीके से गांव के सड़कों, नालियों के विकास के काम को पूरा किया जा सके। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।